हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम आज देखेंगे राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इससे पहले हम एफसीएफएस सीपीयू शेड्यूलिंग और एसजेएफ सीपीयू शेड्यूलिंग देख चुके हैं। अब हमारे राउंड रॉबिन कैसी है? बेसिकली राउंड रॉबिन हमारी प्रीएम्प्टिव वर्जन होती है, प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं प्रीएम्प्टिव एफसीएफएस सीपीयू शेड्यूलिंग। मीन्स बेसिकली ये काम हमारी एफसीएफएस की तरह करेगी। जैसे एफसीएफएस में होता था जो सबसे पहले आया उसे सीपीयू एलोकेट होगा, काम इसमें भी हम वही करेंगे, बट ये कैसा है, प्रीएम्प्टिव। अब इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा टाइम क्वांटम भी लिखा है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली इस टाइम क्वांटम जो ये हमें गिवन होता है, इसी की वजह से ये हमारा प्रीएम्प्टिव वर्जन कहलाता है। इस शेड्यूलिंग का अगर हम समझें, इसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें एक टाइम क्वांटम एलोकेट करा जाता है। टाइम क्वांटम का मतलब ये होता है कि अगर हमने जो भी प्रोसेस सीपीयू को एलोकेट कराया है वो इस टाइम क्वांटम तक एलोकेट होगा। इस टाइम क्वांटम तक मान लीजिए अगर P1 है, जैसे P1 को हमने एलोकेट कराया क्योंकि 0 पे अराइव हो गया ये, तो ये सिर्फ 4 यूनिट्स तक चलेगा। 4 यूनिट्स पर आने के बाद ये रुक जाएगा और हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि 4 यूनिट तक कौन कौन से प्रोसेसेस हमारे रेडी क्यू में आ गए हैं। हम सबसे पहले उन्हें देखेंगे, फिर उन प्रोसेस में से किसी एक को उठाएंगे और इसे बाद में शिफ्ट कर देंगे। मीन्स अब पहले उन प्रोसेसेस में से कोई सा रन होगा और ये बाद में रन होगा। मीन्स अगर मैं ऐसा समझाऊँ, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें गैंट चार्ट तो प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे, बट गैंट चार्ट के साथ हम इसमें एक एक्स्ट्रा क्यू लेकर चलते हैं। एक्स्ट्रा क्यू हम इसलिए लेकर चलते हैं कि उसमें पूरा रिकॉर्ड रखेंगे कि कौन सा प्रोसेस कितने यूनिट तक चला है, ये कौन से प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट चलेगा। मीन्स हम क्या करेंगे, इसमें एक अलग से क्यू बनाकर चलते हैं और एक गैंट चार्ट हम अपना प्रिपेयर करते ही हैं, जो हम हर शेड्यूलिंग में करेंगे ही करेंगे। इस गैंट चार्ट में अगर हम देखें, हमने सबसे पहले यही P1 उठाया, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है एंड ये P6 है। हमने सबसे पहले P1 लिया, क्यों? क्योंकि अराइवल टाइम है 0 पे, तो गैंट चार्ट में हम P1 लिखा। जैसे ही हम गैंट चार्ट में एंट्री करते हैं, हम साथ ही साथ इस क्यू में भी एंट्री करके चलते हैं। हमने लिखा P1, ठीक है। P1 0 से स्टार्ट हुआ क्योंकि 0 पे अराइव हो गया था। टाइम क्वांटम इन्होंने हमें दे रखा है 4। टाइम क्वांटम 4 का मतलब है कि P1 भले ही कितना लंबा प्रोसेस हो या कितना छोटा, अगर छोटा होगा मतलब अगर 4 यूनिट से कम का बर्स्ट टाइम होगा तो उतना ही चलेगा जितना है बर्स्ट टाइम। बट अगर 4 यूनिट से ज़्यादा का बर्स्ट टाइम है तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 4 यूनिट तक चलाएंगे और बाकी का ये देख लेंगे कि कितना भी बच रहा है। जैसे कि यहाँ पे P1 का बर्स्ट टाइम कितना है, 5, बट टाइम क्वांटम 4 है, इट मीन्स 4 तक ही चल सकता है, इतना तो श्योर है हम। 0 से 4 ही चलेगा, बट बर्स्ट टाइम कितना था, 5, तो 5 - 4 मतलब 1 यूनिट का काम अभी भी बच रहा है। तो हम इसे कट करके यहाँ पे लिख लेते हैं कि हाँ भाई, हमारा बर्स्ट टाइम P1 का कितना रह गया, 1 यूनिट का रह गया। 4 यूनिट्स का चल चुका है, 5 यूनिट्स का टोटल था, लेकिन 1 यूनिट का अभी भी रह गया क्योंकि 4 यूनिट तो हमने चला लिया। अब टाइम हो गया 4। अब हम ये देखेंगे कि अब हमारे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि रेडी हो चुके हैं। तो हमने देखा P2 भी आ गया, P3 भी आ गया, P4 भी आ गया, P5 भी आ चुका। अब 4 प्रोसेसेस आ चुके। तो हम क्या करेंगे, जो ये क्यू थी इसमें जैसे ही हमने देखा कि इतने यूनिट टाइम पर कौन कौन से प्रोसेसेस आ गए हैं, हम उन्हें लिख लेंगे। तो हमने लिखा P2, P3, P4, P5 कि भाई ये 4 प्रोसेसेस जो हैं हमारे इस टाइम यूनिट पर आ चुके हैं। P2 भी आ गया, P3 भी आ गया, P4 भी आ गया, P5 भी आ गया। सबसे पहले हम इस क्यू में वो प्रोसेसेस डालेंगे जो आ चुके हैं। अब P1 हमारा बच रहा था तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से कट करके अब इनके आगे आके लिख देंगे हम P1, ठीक है। हमने ये कर दिया। अब हम इस रेडी क्यू में देखेंगे P1 तो हमने कट कर दिया, हम आगे चले, इस डायरेक्शन में हम आगे चले, हमने देखा क्या है नेक्स्ट P2, तो अब हम क्या करेंगे, P2 को उठा लेंगे। P2 को उठाया, P2 का बर्स्ट टाइम कितना था, 6, बट टाइम क्वांटम है 4। मीन्स भले ही 6 यूनिट्स तक का बर्स्ट टाइम है, हम चला कितना सकते हैं एक बारी में, 4 यूनिट्स ही। तो 4 + 4 8 यूनिट्स हमने चलाया। अब टाइम कितना हो गया, 8। हमने देखा कोई प्रोसेस बच रहा है, हाँ हमने देखा P6 भी आ चुका है 6 पर। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले P6 को डालेंगे इस क्यू में।
अब P6 डालने के बाद और तो कोई प्रोसेस बचा नहीं है, सारे ऑलरेडी इंसर्ट हो चुके हैं क्यू में। अब हम इस P2 को काट के इस P2 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब हम आगे चले हमने देखा क्यू में कौन सा है, P3, हमने P3 को उठा लिया। P3 का बर्स्ट टाइम कितना था, यहाँ से हमने कट करके लिख दिया 2 यूनिट्स क्योंकि बच रहे हैं अभी P2 के। P3 का बर्स्ट टाइम कितना है, 3, टाइम क्वांटम से तो कम है, मी से पूरा चल जाएगा। 8 + 3 दैट इज़ 11। ठीक है, हमने अब देखा अब तो कोई प्रोसेस बच ही नहीं रहा, मीन्स अब कोई वैसे प्रोसेस ऐड नहीं होगा इसमें। हमने P3 को नॉर्मली कट कर दिया, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बर्स्ट टाइम कम था। यहाँ पे कितना हो गया, 0। फिर हम आगे चले इसमें, अब कौन सा प्रोसेस आया, P4 आया, हमने P4 लिखा। P4 का बर्स्ट टाइम चेक करा, कितना था, 1, टाइम क्वांटम से कम है तो हमने नॉर्मली से 1 यूनिट चला दिया। ये हो गया 0। यहाँ से भी P4 कट हो गया, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा कंप्लीट हुआ है। फिर हम आगे चले, हमारा आया P5 लिखेंगे हम गैंट चार्ट में। P5 का बर्स्ट टाइम कितना है, अब 5 है, टाइम क्वांटम से ज़्यादा है बट हमें 4 यूनिट्स ही चलाना है तो 12 + 4 कर देंगे दैट इज़ 16। ठीक है, अब यहाँ पर 1 यूनिट बच गया, हम यहाँ पर इस P5 को कट करेंगे और नॉर्मली आगे ऐड कर देंगे इस क्यू में। ठीक है, हम फिर आगे चले, हमारा फिर से कब किसकी टर्न आ गई, P1 की। हम फिर से P1 लिखेंगे। अब P1 कितना बच रहा है, P1 का बर्स्ट टाइम कितना माना जाएगा, 1, क्योंकि 4 यूनिट्स तो ऑलरेडी हो चुका है तो P1 का बर्स्ट टाइम कितना है, 1, टाइम क्वांटम से 1 है तो 16 + 1 17। यहाँ बर्स्ट टाइम हो गया 0 और यहाँ से भी हमने इसे काट दिया। फिर आगे चले, हमारा आया P6, हमने गैंट चार्ट में P6 डाला। P6 का बर्स्ट टाइम है 4, पूरा रन हो जाएगा, यहाँ से 0 करा, 17 + 4 कर दिया 21, हमने यहाँ से भी कट कर दिया। अब हमारा आया P2 का बर्स्ट टाइम देखा कितना है, 2 यूनिट्स, तो 21 + 2 23 हो गया, हमने यहाँ से भी इसे कट कर दिया, ये 0 हो गया, यहाँ से भी ये ख़त्म हो गया। फिर आगे चले, क्या बचा लास्ट में, P5, हमने गैंट चार्ट में P5 एंटर कराया। P5 का कितना बचा था, बस 1 ही बचा था, ये भी 0 हो गया, यहाँ से भी हमने इसे कट कर दिया और ये हो गया 24। तो ये हमारा प्रिपेयर हो गया गैंट चार्ट, हमारी क्यू भी कंप्लीट हो गई, हमारा गैंट चार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम कॉलम बनाएंगे कंप्लीशन टाइम का। P1 कब कंप्लीट हुआ है, अब हम यहाँ से देखेंगे, भाई P1 यहाँ भी कंप्लीट हुआ था बट कंप्लीट सक्सेसफुली तो हुआ नहीं था, क्योंकि हम देखेंगे कि P1 आगे भी आए तो हम लास्ट देखेंगे कि P1 कब तक आया, तो लास्ट हम देखेंगे P1 यहाँ तक आया तो P1 17 पर कंप्लीट हुआ है। P2 लास्ट यहाँ से देखेंगे तो P2 यहाँ पे जाके कंप्लीट हुआ है फाइनली, यहाँ पे भी आया था बट फाइनल कंप्लीट यहाँ हुआ है 23 पे। P3 फाइनल कंप्लीट कहाँ हुआ है, फाइनली यहीं कंप्लीट हो गया था क्योंकि इसके आगे P3 फिर से नहीं आया तो 11। P4 देखेंगे, P4 भी यहीं पे कंप्लीट हो गया, आगे फिर से P4 नहीं आया तो 12। P5 एक बार यहाँ आया है और फिर P5 लास्ट में यहाँ आया, मीन्स फाइनली कंप्लीट 24 पे हुआ है। P6 देखेंगे तो फाइनली कंप्लीट यहाँ पे हुआ है 21 पे, तो ये हो गया हमारा कंप्लीशन टाइम का। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे टर्न अराउंड टाइम का कॉलम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या देखा था हमने, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, तो ये देखो 17 माइनस 0 17, 23 माइनस 1 22, 11 माइनस 2 9, 12 माइनस 3 9, 24 माइनस 4 20 एंड 21 माइनस 6, ऐसे ही हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये कंप्लीट करते हैं। तो ये क्या हो गया, 15 हो गया, तो ये हमारी टर्न अराउंड टाइम की कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे वेटिंग टाइम का। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो 17, तो हम यहाँ पे अब वेटिंग टाइम निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो हमने करा 17 माइनस 5, हम वेटिंग टाइम तो बर्स्ट टाइम तो वही लेंगे ना जो हमारे एक्चुअल थे, तो 17 माइनस 5 12, 22 माइनस 6 करेंगे, मीन्स हमें लेके वही चलना है जो हमारे ऑलरेडी यहाँ पर थे।
जो हमारे एक्चुअल बर्स्ट टाइम हमें गिवन थे हम उसी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे लेके चलेंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे हमने कैसे करा है ये वाली चीज़ को। तो 22 माइनस 6 दैट इज़ 16, 16। यहाँ पे हमने नेक्स्ट लिया 9 माइनस 3 ये हो गया हमारा 6, 9 माइनस 1 ये हो गया हमारा 8, 20 माइनस 5 दैट इज़ 15 एंड यहाँ पे ये कितना हो गया 15 माइनस 4 दैट इज़ 11। तो इस तरीके से करके हम क्या करेंगे, अपना वेटिंग टाइम का कॉलम कंप्लीट करेंगे। अब जब ये हमारा वेटिंग टाइम का भी कंप्लीट हो गया तो हमें क्या करना है, अगेन एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। हम वही टर्न अराउंड टाइम का सम लेंगे, वेटिंग टाइम का सम लेंगे। तो यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम का सम अपॉन में 6। और जब हम एवरेज वेटिंग टाइम लेंगे दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू, यहाँ पे सम आएगा इसका वेटिंग टाइम का अपॉन में 6। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। तो राउंड रॉबिन में हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारा प्रीएम्प्टिव वर्जन होता है FCFS का। हम इसमें दो चीज़ तैयार करते हैं, एक तो ये क्यू हमारा चलता है पैरेलली और एक गैंट चार्ट है ही। बस हमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि हमारा जो टाइम क्वांटम है, चाहे अगर हमारे प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम है तो वो पूरा एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। बट अगर हमारा बर्स्ट टाइम क्वांटम से ज़्यादा होता है तो हम क्या करेंगे, भले ही ज़्यादा हो हम उस टाइम क्वांटम तक ही चलाते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि जितने पे वो रुका है उतने में कौन कौन से प्रोसेसेस हमारे रेडी हैं। सबसे पहले हम उन्हें ऐड करते हैं और फिर जो ये प्रोसेस बच जाता है उसको लास्ट में ऐड करते हैं उन प्रोसेसेस को ऐड करने के बाद। बस एक ये छोटा सा पॉइंट हमें याद रखना है कि पहले प्रोसेसेस ऐड होंगे क्यू में, तब हमारा बचा हुआ प्रोसेस आगे ऐड होगा। बस इस चीज़ को याद करते हुए हमें गैंट चार्ट प्रिपेयर करना है। तो ये होती है हमारी राउंड रॉबिन CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। आई होप क्लियर हुई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।